Now I am talking about exchange of gases in the alveoli. Alveoli are the primary site of exchange of respiratory gases. Oxygen and carbon dioxide are exchanged by simple diffusion based on their pressure on or concentration gradient. The thickness of the membranes involved and the solubility of the gases are the two major factors that can affect the rate of diffusion. तो अगर हम एक्सचेंज की बात करें कि गैसेस का कहाँ पे होता है, तो एल्वेलाई में जो लंग्स के सबसे मान्यूट बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, वेरी फाइन डिफ्यूज़न होता है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर होता है। एल्वेलाई प्राइमरी साइट होती है रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज की, O2 CO2 के आदान प्रदान की। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़न की प्रोसेस से सिंपल डिफ्यूज़न से एक्सचेंज किया जाता है। O2 जो है वो इनहेल की जाती है, ले ली जाती है, और CO2 को एक्सहेल ब्रीद आउट कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। ये डिपेंड करता है इनके प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। थिकनेस जो होती है मेम्ब्रेन की वो भी इन्वॉल्व होती है, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो दो मेजर फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर: द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दैम। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो तीन मेजर लेयर से बनी होती हैं। एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है एल्वेलाई की, दूसरी एंडोथेलियम एल्वेलर कैपिलरीज की होती है, और तीसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उन दोनों के बीच में होती है। द टोटल थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज अबाउट 0.2 mm. The factors are favorable for diffusion of oxygen into the blood from the alveoli and the diffusion of carbon dioxide from the blood into the alveoli. तो टोटल थिकनेस की बात करें तो मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस 0.2 मिलीमीटर होती है, और फैक्टर जो फेवर करते हैं डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन का ब्लड में एल्वेलाई से, और डिफ्यूज़न कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से एल्वेलाई में। तो इस तरीके से एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो पाता है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यू। इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू द PO2 मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज about 40 mmHg, whereas the arterial blood brought to the tissue has a PO2 of 95 mmHg. So oxygen diffuses from the blood into the tissue cell. तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर लगभग 40 mmHg होता है, जबकि आर्टेरियल ब्लड जो है जो टिश्यू से आता है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 95 mmHg होता है। इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड से टिश्यू सेल में। इन द टिश्यू द PCO2 इज अबाउट 45 mmHg विच इज़ द हायर देन द ब्लड ऑफ 40 mmHg. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। तो टिश्यू में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 45 मिलीमीटर मरकरी स्केल पर प्रेशर, जो कि हाई होता है ब्लड के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लड में होता है ये प्रेशर 40 mmHg। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज जाती है टिश्यू से ब्लड में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। Number 1, transport of oxygen. About 97% of oxygen is transported by erythrocyte in the form of oxyhemoglobin, and 3% is carried in a dissolved form in the plasma. Oxygen bind with the Fe2 plus ion of hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. The high PO2, low PCO2, less H plus concentration and lower temperature are the factors. Oxyhemoglobin does not dissociate until it reaches as a tissue where PO2 is low, PCO2 is high, high H plus ion concentration and high temperature exist. These factors favor the dissociation of oxyhemoglobin. Every deciliter 100 ml that is of blood can transport about 5 ml of oxygen in the tissue under normal physiological condition. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो लगभग 90% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है एरिथ्रोसाइट से RBC से फॉर्म में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें रेड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है,
आरबीसीज में रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। और 3% जो है वो कैरी हो जाता है डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में। ऑक्सीजन बाइंड करती है फेरस के साथ, आयन के साथ, और हीमोग्लोबिन से एक रिवर्सिबल मैनर में, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। हाई ऑक्सीजन का प्रेशर और लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और लेस H+ आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर लो होना, कम टेम्परेचर होना, ये फैक्टर्स हैं और जो फेवर करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोशिएट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता जब तक कि ये एक टिश्यू में नहीं पहुंच जाता जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई हो और H+ आयन कंसनट्रेशन हाई हो और हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता हो। ये फैक्टर फेवर करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को, ब्रेकडाउन को। हर डेसीलीटर दैट इज़ 100 ml में ब्लड के ये ट्रांसपोर्ट कर पाता है लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज़ में नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एक्शंस जब हम करते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की कंडीशन में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। About 4 ml of carbon dioxide is transported by every 100 ml of blood. CO2 is transported in 3 forms in the blood. In the dissolved form in the plasma about 5 to 7%, as bicarbonate about 70%, and as carboaminohemoglobin about 23%. तो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है हर 100 ml ऑफ ब्लड से, और 3 तरीके से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में। एक तो डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में लगभग 5 से 7% होता है। अबाउट 5 to 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन द डिज़ोल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। द रिमेनिंग CO2 एंटर द इरिथ्रोसाइट। बाकी जो CO2 होती है वो आरबीसीज में एंटर कर जाती है। फिर दूसरा बाइकार्बोनेट में लगभग 70% होता है। इरिथ्रोसाइट हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच कैटेलाइज द रिएक्शंस। तो इरिथ्रोसाइट में हाई कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कैटलाइज करता है एक रिएक्शन को। रिएक्शन है CO2 + H2O gives H2CO3। आई एम रिपीटिंग, CO2 + H2O gives H2CO3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2CO3 जो है वो CO2 + H2O में वापस भी टूट सकता है। तो H2CO3 रिवर्सिबल H+ + HCO3-, ये दूसरी रिएक्शन है। ये भी रिवर्सिबल है, यानी H2CO3 से H+ आयन + HCO3- आयन बन सकते हैं जो वापस H2CO3 बना सकते हैं। सम ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म इन एक्सचेंज ऑफ Cl- आयन एंड आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। द रिमेनिंग बाइकार्बोनेट आयन इन द इरिथ्रोसाइट्स आर कैरिड एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो कुछ बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म में Cl- आयन के बदले में कैरी हो जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और बाकी बाइकार्बोनेट जो हैं इन इरिथ्रोसाइट्स में वो कैरी किए जाते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। नेक्स्ट, एज कार्बोअमीनोहीमोग्लोबिन अबाउट 23%, अबाउट 20 to 25% of CO2 combine with the amine radical of the globin part of hemoglobin and forms कार्बोअमीनोहीमोग्लोबिन। तो लगभग 20 से 25% CO2 जो है वो जुड़ जाती है अमाइन रेडिकल से ग्लोबिन के, जो कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, और बनाती है कार्बोअमीनोहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एल्वुलाई। At the alveolar surface where PO2 is high and PCO2 is low, oxygen bind to hemoglobin. This oxygenation, that is formation of oxyhemoglobin, provide H+ ion and promote the release of CO2 from the combined forms into free carbon dioxide. The reaction catalyzed by carbonic anhydrase occur in the reverse direction. तो एल्वेलर सरफेस पे जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, जुड़ जाती है। ये ऑक्सीजनेशन मतलब कि फॉर्मेशन जो होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, वो H+ आयन प्रोवाइड करता है और प्रमोट करता है CO2 की रिलीज़ होने को, बाहर निकलने को, और बनाता है कंबाइंड फॉर्म में फ्री कार्बन ऑक्साइड को।
रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस से और रिवर्स डायरेक्शन में होती है। रिएक्शन है H++HCO3 माइनस रिवर्सिबल H2CO3। तो H प्लस आयन SCO3 माइनस आयन के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बना सकते हैं और ये वापस उसमें टूट भी सकते हैं H प्लस आयन प्लस H3 माइनस में। दूसरी रिएक्शन है H2CO3 रिवर्सिबल H2O प्लस CO2। तो H2CO3 H2O प्लस CO2 में टूट जाता है और ये वापस भी H2O और CO2 मिलकर H2CO3 बना सकते हैं। सिंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी एज मच CO2 एज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिसोशिएट एंड रिलीज CO2। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी नहीं कर सकता CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एज डी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन भी डिसोशिएट कर जाता है, टूट जाता है और CO2 निकलती है। एज द PCO2 ऑफ ब्लड बिकम्स हायर देन दैट ऑफ एल्वुलर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द एल्वुलाई। Now talking about regulation of respiration. The respiratory rhythm is under the control of nervous system and also receptor in the aortic arc and carotid artery. तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा रिसेप्टर्स के कंट्रोल में होता है, एरोटिक आर्क और कैरोटिक आर्टरी की। ऑक्सीजन प्ले एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेशन में।